हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था न्यूट्रिशन एंड वहाँ पे हमने 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन किए थे, दैट इज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आज हम करते हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी, जिसमें लिविंग बीइंग फूड को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है। और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो यहीं पर ही स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो वहां से रिलीज होती है एज पर द नीड। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? यहाँ पे 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन विच हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे मैंने ये 3 रिएक्शंस दिखाई है। जो स्टार्टिंग वाली है, फर्स्ट वाली है, that takes place in the presence of oxygen, and the remaining 2 reactions takes place in the absence of oxygen. तो जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। और जब ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है? एथेनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन में भी यूज किया जाता है। और थर्ड टाइप हम करते हैं जब ग्लूकोज लैक ऑफ ऑक्सीजन कैरिड आउट होती है, तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। यहाँ पे ये पूरा एक फ्लो चार्ट दिया गया है। इसमें क्या बताया है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मोलिक्यूल 6 कार्बन का मोलिक्यूल होता है। ये रेस्पिरेशन जब होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मोलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे 3 कार्बन मोलिक्यूल का क्या नाम है? पाइरुवेट। और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साथ में निकलती है एनर्जी। अब ये जो पाइरुवेट बना है 3 कार्बन मोलिक्यूल, अब ये डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करता है। अगर एब्सेंस में अगर देखते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने पीछे देखा था, तो क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। और प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब एक बचता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का जो ये प्रोसेस है ये हमारी मसल सेल्स में कैरिड आउट होता है, और उससे लैक्टिक एसिड है वो बनते हैं। इसके डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। और यहाँ भी एक डिफरेंस भी दिया गया है कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा था एरोबिक है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एनारोबिक साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे बताया अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड होते हैं। इक्वेशन हमने यहाँ पर देख ली थी। और एनर्जी है वो एरोबिक की मोड ऑफ रेस्पिरेशन में ज्यादा रिलीज होती है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड है वो फॉर्म होता है। When someone runs too fast, जब कोई बहुत तेजी से भागता है, तो ये एक्सपीरियंस हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसकी लेग मसल्स में वो पेन एक्सपीरियंस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है मसल्स के अंदर और उससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। होता क्या है एक्चुअली, रनिंग के टाइम पे जो एनर्जी डिमांड है मसल सेल्स की वो बहुत बढ़ जाती है, और उसको कंपनसेट करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है। और लैक्टिक एसिड हमारी मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होने की वजह से वो पेन कोज करता है। और उस पेन को रिलीव कैसे किया जाता है? अगर हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो उससे हमारा ये जो पेन है वो ठीक हो जाता है। अब हम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
तो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, हमें कंटिन्यूअस नीड ऑफ ऑक्सीजन की है, हम इवन 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। और ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और बदले में हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये जो एक्सचेंज है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड्स फॉलो करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिफ्यूजन मेथड है वो इनफ है, बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन मेथड इज नॉट इनफ। वहां पे एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। फिशेस में क्या है, गिल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और फिशेस है वो ऑक्सीजन को डिजोल्व फॉर्म में यूज करते हैं। इस वजह से जो ब्रीदिंग रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये मैंने बताया है आपको कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन and aquatic organism use dissolved oxygen for respiration. अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली अ पेयर ऑफ लंग्स आते हैं, और उसके अलावा ये कहाँ से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। हमारे 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसकी जो इनर लाइनिंग है वो हेयर और म्यूकस से कवर होती है। क्यों होती है, क्या जरूरत है हेयर और म्यूकस की? वो हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं इनहेल्ड एयर के साथ उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। यहाँ से फिल्टर होने के बाद एयर जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नेजल पैसेज के बाद कंटिन्यू होता है। देन ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, यहाँ पर देखिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। नेजल पैसेज है, उसके बाद फेरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स में जाता है, और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के चारों तरफ आप देखिए रिंग्स है, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और फिर लंग्स में जाके ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। जो फर्स्ट ब्रांच है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कि दोनों की साइड जाती है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती है, ब्रोंक्यूल्स बनाती है, और लास्ट में फर्दर फिर डिवाइड करती है, यहाँ पे वो एल्वियोलाई बनाती है। तो उसके बाद हमने ये पूरा पाथवे देखा है, नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स एंड। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। फिर वो एंटर करता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या है, पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। ट्रैकिया से आती है और एक ब्रोंकस वो गोइंग टू ईच लंग। देन ब्रोंक्यूल्स, अब ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में ये डिवाइड करता है। देन एल्वियोलाई, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान से कीजिए। ये क्या है, एल्वियोलाई एयर सेक्स होते हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड पर, और ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से कंपोज्ड होती है, और इट इज द प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है वो भी ओपन होती है, और साइट वेयर द ऑक्सीजन मिक्स विद ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्स होके पूरे बॉडी के अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से बाहर की तरफ एग्जिट करती है। तो ये एक्सचेंज है गैसेस का, ये प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से हैपन होता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि एल्वियोलाई के अंदर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होता है स्टूडेंट्स, तो आप बता देंगे कि एक तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो वेरी थिन है, सेकंड आप ये बता सकते हैं कि ये मॉइस्ट होती है, और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर ओपन होती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस है का जो प्रोसेस है वो होता है। फिर हम देखते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो है डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम एक मेम्ब्रेन है जो कि थोरेसिक चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। जब डायफ्राम डाउन मूव्स करता है तो लंग एक्सपेंड कर जाते हैं और एयर को इनहेल्ड करते हैं। मैं डायग्रामेटिकली आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। और जब डायफ्राम मूव्स अप देन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सहेल्ड। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है आपको। तो ये डायफ्राम की लेयर है। डायफ्राम जो मूव्स अप होते हैं तो यहाँ पे
क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लंग्स और एयर है वो बाहर की तरफ मूव्स आउट करती है, और जब डायफ्राम मूव्स डाउन करता है तो लंग्स क्या है वो रिलैक्स हो जाती है, स्पेस यहाँ पे बढ़ जाता है और यहाँ पे एयर मूव्स इनसाइड। ये हमारा मैकेनिज्म है। डिफरेंस भी दिया गया है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, तो ये आप डिफरेंस भी यहाँ से कर सकते हैं।